गुजरती रात और हर तरफ मुकम्मल अंधेरा मेरे अंदर अजीब सा खौफ पैदा कर रहा था। ऐसे में कोई भी बंदा बशर उस सुनसान रोड पर नजर नहीं आ रहा था। धुंध की वजह से हर तरफ मुकम्मल अंधेरा, खामोशी और सुकूत था। ऐसे मौसम में इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी अपने घोंसलों और बिलों में दुबके बैठे थे। ऐसे में कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने से फिजा का सुकूत टूटता था। उस वीरान सड़क पर लगे दरख्त अजीब सा वहशतनुमा माहौल बना रहे थे। मैं डरती हुई और सर्दी से कपकपाती हुई आंखों में आंसू लिए चलती जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी मंजिल कहाँ है। आंसू से तर चेहरा लिए ना जाने कौन से रास्ते पर चलती। मेरे करीब से कभी कभी कोई एक इक्का दुक्का गाड़ी ही गुजरती, लेकिन उनमें से कोई भी रुककर मुझसे ये ना पूछता कि मैं कौन हूँ और इतनी अंधेरी रात में मैं कहाँ जा रही हूँ। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी शां की आवाज से मेरे करीब आकर रुकी। काले रंग की ये गाड़ी देखकर ऐसा लगता था कि किसी बहुत अमीर कबीर आदमी की गाड़ी है। लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो उस गाड़ी में एक बूढ़ी औरत निकले। लेकिन उसे देखकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसके तो इंतहाई पुरस्रार। मेरा नाम निदा है, मेरी उम्र 24 साल है। हम 3 बहनें थीं और हमारे 2 भाई थे। मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे छोटी होने के साथ साथ इंतहाई लाडली थी। मेरी अम्मी, अब्बू और दोनों भाई मेरी जान छिड़कते थे, और बहनें, उनकी तो मैं गुड़िया थी। इसी वजह से मुझे घर में सभी लोग गुड़िया के नाम से बुलाते थे। मैं थी तो बिल्कुल गुड़िया की मानित, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी गोरी रंगत, तीखे नकुश, लंबी झील जैसी आंखें और फिर मोरनी जैसी चाल तो मुझे और भी ज्यादा पुरकशिश बना देती थी। मेरे अब्बू ने अपनी सारी उम्र सऊदी अरब में ही मेहनत मजदूरी करते गुजार दी, लेकिन हम बहन भाइयों को किसी चीज की भी कमी नहीं आने दी। हमारी हर ख्वाहिश मांगने से पहले ही पूरी करते थे। लेकिन फिर अचानक से जिंदगी ने मेरे साथ एक अनोखा खेल खेला। ये खेल मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर गया। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो मेरे बड़े भाई और बहन की शादी रख दी गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि हमारे घर में ये पहली शादियां हो रही थी। हम लोगों ने ढेर सारी शॉपिंग की और एक एक चीज मैंने पसंद की ली, क्योंकि मैं पूरी शादी में सबसे अलग नजर आना चाहती थी। और मैं बहुत चंचल और शौक भी थी। यही वजह थी कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाती। जितनी मैं खूबसूरत थी उतना ही मुझे सजने संवरने का शौक था। हालांकि मुझे मेरी अम्मी और बहनें कह देती कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, सादगी में भी किसी परी से कम नहीं लगती। ऐसी बातों से मैं और भी ज्यादा फूले न समाती थी। भाई की शादी तो खाला की बेटी से हो रही थी, लेकिन बहन की आउट ऑफ फैमिली होनी थी। ये दोनों मेरे बड़े बहन भाई थे। उनसे छोटी मेरी एक और बहन और भाई थे, फिर मैं थी। भाई की बारात के दिन मैं पार्लर से तैयार हुई तो मैं कयामत ढा रही थी। अगले दिन भाई का वलीमा और बहन की शादी थी। मैंने अम्मी से कह दिया था कि आपू की दूध धुलाई की रस्म मैं ही करूंगी, जबकि मुझसे बड़ी बहन मुझसे झगड़ा करने लगी और बोली कि नहीं, मैं बड़ी हूँ इसलिए मेरा हक बनता है। लेकिन मैं कहाँ किसी की मानने वाली थी, तो मैं कहने लगी कि नहीं, मैं छोटी हूँ तो ये रस्म भी मैं ही करूंगी। अम्मी ने कहा कि तुम दोनों ही उसकी बहनें हो तो तुम दोनों ये रस्म करना, लेकिन मैं उसके लिए बिल्कुल रजामंद नहीं थी। इसीलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। तो अम्मी ने मेरी बड़ी बहन को समझाया कि चलो गुड़िया छोटी है तो यही दूध पिलाई की रस्म इसे करने दो, और वैसे भी शादी में और भी बहुत सारी रसूमात हैं, तुम वो कर लेना। इसके अलावा तुम्हारे भाई की भी तो शादी है, अभी वो सब रसूमात भी तो पूरी करनी है। ये जैसे कहती है इसे करने दो। बड़ी बहन इस बात से नाराज तो हुई, लेकिन मैं किसी की नाराजगी को कहाँ समझने वाली थी। अगले दिन बहन की शादी पर मैंने पिंक कलर की मैक्सी पहनी और मैचिंग ज्वेलरी पहने। ऊपर से ब्यूटिशियन खूब दिल लगाकर मुझे तैयार करते ही मुझे देखकर बोली, लगता है ये खूबसूरत सी गुड़िया जरूर किसी का कत्ल करेगी। मैं उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी और बोली, नहीं भाई, मैं इतनी जालिम नहीं हूँ। मेरी बड़ी बहनें मुझे देखते ही माशाअल्लाह बोली कि वाकई हमारी गुड़िया बहुत प्यारी है। मेरा दिल भी बहुत उदास था, क्योंकि आप ही हमें छोड़कर जा रही थी। ये हमारी सबसे बड़ी बहन थी। जब से होश संभाला था अपने सारे काम आप ही को ही करते पाया। इसीलिए आप ही के जाने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। मैं आप ही की तरफ देखकर रोने लगी तो मुझे आप ही ने समझाया कि कोई बात नहीं, मैं चक्कर लगाती रहूंगी। हालांकि वो खुद भी अंदर से बहुत ज़्यादा उदास थी। अबू ने पार्लर गाड़ी भेजी तो हम तीनों बहनें तैयार होने के बाद जैसे ही मैरिज हॉल पहुंची तो हर किसी की नज़र मुझ पर ही टिकी हुई थी। हर कोई मुझे देखकर मेरी तारीफ़ें कर रहा था। मैं भी तारीफ़ें सुनकर फूले न समा रही थी। इतने में बाहर शोर होने लगा कि बारात आ गई। हम दोनों बहनों ने और साथ हमारी कज़न्स ने भी बारात का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया। जब दूध पिलाई की रस्म का वक्त आया तो मैं ये रस्म करने गई
उस रस्म का नेग लेने के लिए मैं अपने बहनोई से उलझ रही थी तो बहनोई के साथ बैठा उनका एक दोस्त मुसलसल मुझे देख रहा था। मैंने बहुत दफ़ा नोट किया लेकिन उसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन न जाने क्यों ये हर बात में बोल रहा था। ये नौजवान ब्लैक कलर के पैंट कोट में वाकई हैंडसम लग रहा था। उसकी नज़रों की तपश में मुसलसल अपने चेहरे पर महसूस करने लगी तो मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगी। आज से पहले मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। और वैसे भी मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। शादी की तमाम रसूमात बेहतर तरीके से अदा हो गई। रुखसती का वक्त आया। आपी की रुखसती हो रही थी तो मैंने नोट किया कि वही नौजवान बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ा हुआ और बोला, लगता है चांद ज़मीन पर उतरा है। मैं जो आपी की रुखसती पर गमज़दा थी उसकी इस बात पर चौंकी तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। ना जाने मुझे क्या हुआ, बदले में मैं भी मुस्कुरा दी। जाते हुए भी वो मुसलसल मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं बार बार उसी शख्स के बारे में सोच रही, हालांकि ये मेरा कुछ भी तो नहीं लगता था, लेकिन ना जाने क्यों दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। फिर उसका वही कहा गया फिक्रा जहन में आ गया, चांद ज़मीन पर उतर आया है, बार बार मेरे जहन में आ रहा था। और मैं सोच रही थी कि ना जाने उसने ऐसा क्यों बोला, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी। ना जाने मुझे ये लड़का क्यों इतना पसंद आया था। हालांकि उम्र में मुझसे कम से कम 8-10 साल बड़ा होगा। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी, जबकि वो 27 साल की उम्र के लगभग होगा। लेकिन ऐसे ख्यालात मेरे दिल में पहली दफ़ा आ रहे थे। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बार बार उस लड़के की तरफ देखती, वो भी मुसलसल मुझे ही देखे जा रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। लेकिन उस सारी रात मैं उसी नौजवान के बारे में सोचती रही और परेशान भी रही। सब लोग यही समझ रहे थे कि शायद मैं आपी की रुखसती की वजह से परेशान हूँ। हालांकि मैं अपनी दिली कैफियत के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी कि ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर खुद ही सोचती रही कि कहीं मुझे उस नौजवान के साथ प्यार तो नहीं हो गया। आपी के वलीमे के दिन सुबह सुबह मैं और मेरा भाई नाश्ता लेकर गए तो हमने देखा वही नौजवान लड़का आगे बढ़कर हमें वेलकम करने लगा। उसने अपना नाम हैदर बताया था। हैदर इंतहाई पुरवकार शख्सियत का मालिक था। यही हमें लेकर अंदर गया। लगता था कि ये मेरे बहनोई का ख़ास दोस्त है। नाश्ते की टेबल पर बैठते ही मेरे बहनोई ने मेरा और मेरे भाई का हैदर के साथ तारुफ करवाया और बताया कि हैदर उनका दूर के कज़न होने के साथ साथ बहुत अच्छा दोस्त भी है। शादी की सारी तैयारियां इसी ने मेरे बहनोई के साथ करवाई थी, क्योंकि बहनोई का कोई सगा भाई तो था नहीं और ये बिल्कुल भाइयों की तरह उनका साथ निभा रहा था। ये जानकर मुझे खुशी हुई। बहनोई के मुंह से उसकी तारीफ़ें सुनकर तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि यही मेरा जीवन साथी होना चाहिए। हालांकि अभी ये सब कुछ सोचने की मेरी उम्र नहीं थी, लेकिन ना जाने उस लड़के में ऐसा क्या था कि बार बार उसे देखती तो बार बार दिल के टाइम एक आवाज़ ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। जब कोई बोला था, कोई और चीज़ तो नहीं चाहिए आपको। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे हैदर खड़ा था। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो समझ गया था कि मैं भी उसमें दिलचस्पी ले रही। उसी दिन उसने मेरा नंबर लिया और हम दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो गए। उस दिन मैं बहुत खुश थी जिस दिन हैदर ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया। उसके कहे हुए अल्फाज मुझे आज तक नहीं भूलते, लेकिन उसके यही अल्फाज मेरी ज़िंदगी के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर देंगे, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन हैदर ने मुझे कहा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है। मैं भी खुश हो गई। उसके बाद हर रोज़ मुझे कॉलेज से आते जाते मिलने लगा। मैं कॉलेज से छुट्टियां करती और उसके साथ घूमती फिरती। ये बात मुझे बुरी भी लगती थी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में लड़कियों को अकेले बाहर निकलने से मना किया जाता, लेकिन मैं वैन में ही आती जाती थी। मैं कॉलेज के दरवाजे के आगे वैन से उतर जाती और फिर वहीं से मुझे हैदर पिक कर लेता और हम दोनों सारा दिन घूमते फिरते। लेकिन एक डर था कि कहीं मेरे अब्बू या भाई मुझे देख न लें, नहीं तो घर में क़यामत बर्पा हो जाएगी। मैं बेशक जितनी मर्जी लाडली थी, लेकिन ऐसी बात कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मैं भी जानती थी। लेकिन फिर भी देखते ही देखते मुझे अपने दिल पर काबू न रहा। मैं हर नए दिन मजीद हैदर की मोहब्बत में गिरफ्तार होते जा रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी में जीने का मकसद ही हैदर है। हैदर के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करने लगी थी और वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे बताया कि मेरे बड़े 2 बहन भाई अभी गैर शादीशुदा हैं। हमारे ख़ानदान में ये रिवाज है कि जब तक बड़े बहन भाइयों की शादी ना हो जाए, छोटे की शादी करने का सोच भी नहीं सकते। तभी हैदर ने कहा था कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, शादी ही करनी है। अगर छोटे का पहले रिश्ता आ जाए तो छोटे का कर दें, जब बड़े का मुनासिब रिश्ता मिले तो बड़े का कर दें।
लेकिन मैंने कहा, नहीं हैदर, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता। जब तक बड़े बहन भाइयों की शादी ना हुई हो मेरी शादी नहीं हो सकती। और वैसे भी मैं अभी पढ़ रही हूँ, अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे तो अभी घर वाले बच्ची समझते हैं, वो किसी भी तरह मेरी शादी के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन हैदर बार बार जिद कर रहा था। वो कह रहा था कि वो मेरे बहनोई से बात करेगा। मैंने उसे बहुत दफ़ा मना किया कि वो अगर ऐसा करेगा तो घर वालों को इस बात का पता न चल जाए। उसने कह दिया कि मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगा, बल्कि मैं खुद ही बात करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हैदर ने मेरे बहनोई से बात की कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। बहनोई ने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम फिक्रमंद ना हो, मैं अपने ससुराल वालों से बात करूंगा। उन्होंने जैसे ही घर आकर आपी से बात की तो आपी तो आग बगोला हो गई और बोली, हैदर को शर्म नहीं आई? इतनी बड़ी उम्र का है वो और मेरी छोटी सी उम्र की बहन के साथ शादी करना चाहता है। खुद वो 27 से 28 का है और अभी 16 साल की उम्र है मेरी बहन में। इतना डिफरेंस है, उसके साथ शादी कैसे हो सकती है? अभी वो बहुत छोटी है, अभी हम उसकी शादी नहीं करेंगे। अभी तो उसे कोई काम करना भी नहीं आता। आपी की कही हुई बातें मेरे बहनोई ने हैदर को बता दी, लेकिन हैदर मेरे बहनोई की मिन्नतें कर रहा था और कह रहा था कि जिस तरह मर्जी करो मेरी निदा के साथ शादी करवा दो, क्योंकि मुझे लगता है मैं उसके बिना नहीं रह सकता। एक शाम मेरे बहनोई और बहन हमारे घर आए तो उन्होंने हैदर के लिए मेरा रिश्ता मांगा, जिस पर मेरे अब्बू ने साफ इनकार कर दिया और बोले, देखो भाई वसीम, तुम भी समझदार हो, अभी मेरे दोनों बड़े बच्चे जो हैं वो कुंवारे हैं, तो मैं छोटी की शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम्हारा दोस्त कोई 10 से 15 साल इंतज़ार कर सकता है तो ठीक है, फिर सोचेंगे। वैसे भी वो गुड़िया से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा है, वैसे तो ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। जब वहाँ से भी मायूसी हो गई तो मेरे बहनोई ने हैदर को बहुत ज़्यादा समझाया कि वो कहीं और शादी कर ले, क्योंकि वो मेरे घर वाले किसी भी तरह शादी के लिए राज़ी नहीं थे। लेकिन हैदर किसी भी तरह मानने के लिए तैयार नहीं था। हैदर ने खुदकुशी की कोशिश भी की, तभी हैदर के घर वाले हमारे घर आए और आकर मेरे अब्बू की बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की कि किसी तरह मैं अपनी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमारे बेटे ने खुदकुशी की कोशिश की है और वो कह रहा है कि वो आपकी निदा से ही शादी करेगा। लेकिन अब्बा ने साफ इनकार कर दिया और बोले, मैं किसी की ज़िंदगी के लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दूं? मैं नहीं करूंगा ऐसे। मेरे अब्बा ने एक दफ़ा भी मुझसे नहीं पूछा कि मेरी क्या मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि आज मैं उनको बता कर ही रहूँगी कि सिर्फ हैदर ही मुझसे शादी नहीं करना चाहता, मैं भी हैदर से शादी करना चाहती हूँ। मैं इसी तरह हैदर की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल नहीं सकती थी। उसी दिन मैंने अम्मी से बात की। अम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए मुझे चुप करवाने की कोशिश की और बोली, आज के बाद ऐसे अल्फाज मुंह से ना निकालना। तुम नहीं जानती तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा दरगोर कर देगा। बेटियां ऐसी बातें करती अच्छी नहीं लगती। मैंने अम्मी को बहुत समझाया, लेकिन अम्मी ना समझी, बल्कि मुझ पर पाबंदियां लगाने लगी। आपी के घर में मेरा आना जाना बंद कर दिया। उन्हें लगता था कि मैं आपी के घर जाकर ही शायद हैदर से मिलती हूँ, लेकिन ये सब नहीं जानते थे कि मैं कॉलेज से आते जाते रास्ते से भी हैदर से मिलती हूँ। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। घर में सबका रवैया ही मेरे साथ बदलने लगा था। कोई भी मुझसे ढंग से बात नहीं करता। बड़े भाई ने मुझसे मोबाइल छीन लिया और बोले, आज के बाद अगर किसी सहेली या आपी से बात करनी हुई तो मेरे मोबाइल से करना। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मेरी हैदर से बात हो जाए, लेकिन मेरी उससे बात ना हो सकी। मैं रात को चुप चुप कर रोती। मुझे समझ नहीं आई कि मैं उसकी मोहब्बत में इतना आगे निकल गई थी कि अब उसके बिना जीने का तसव्वुर भी करती तो ऐसे लगता जैसे मैं मर जाऊंगी। उस शख्स की मोहब्बत में मैं अपने माँ बाप की 16 साला मोहब्बत को भूल गई, उनकी वो सब कुर्बानियाँ जो उन्होंने मेरी खातिर दी थी। फिर एक दिन हैदर मेरे कॉलेज पहुँचने से पहले ही दरवाजे के आगे खड़ा था। मुझे देखते ही बोला, निदा चलो मेरे साथ कहीं बाहर चलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो मुझे लेकर एक पार्क में गया और उसने मुझसे बात की कि तुम्हारे घर वाले किसी भी तरह रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है। अब सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हम कोर्ट मैरिज कर लें। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मुझसे कोर्ट मैरिज करना पड़ेगी। तो मैंने हैदर से कहा कि हैदर, जब मेरे अब्बू ने ये रिश्ते के लिए शर्त रखी है कि तुम इंतज़ार कर लो, तो क्या तुम मेरी खातिर 10 साल इंतज़ार नहीं कर सकते? 10 साल बाद तो अब्बू मेरी शादी ही कर देंगे। तभी हैदर ने जवाब दिया, इंतज़ार करने को तो मैं तुम्हारी खातिर पूरी उम्र भी इंतज़ार कर लूँ, लेकिन तुम्हारे अब्बू के दिल में कोई खोट है। वो नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी मुझसे हो, वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। हैदर ने आज मुझसे वादा लिया कि मुझे उससे कोर्ट मैरिज करना होगी। मैं इस बात के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन वो बार बार कह रहा था कि तुमने ऐसा नहीं किया तो अब की बार मैं अपनी जान देने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। मैं डर गई कि कहीं मेरी मोहब्बत मेरी वजह से अपनी जान ना दे दे तो मैं खुद को सारी उम्र माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैंने उसके साथ शादी के लिए हामी भर ली
उस रात जब सब लोग सो चुके थे, मैंने अपना कुछ ज़रूरी सामान अपने बैग में रखा और रात के अंधेरे में घर से निकल गई। जैसे ही मैं घर से बाहर निकली तो हैदर बाइक लिए खड़ा था। वो मुझे लेकर दूसरे शहर चला गया। वहाँ जाकर हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। उस वक्त मुझे भी ये परेशानी नहीं थी कि मेरे घर वालों पर क्या बीत रही होगी। मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे बहन भाई, वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी मोहब्बत को पा लेने का जुनून था। मेरे अब्बू को जब ये खबर मिली कि मैं घर से भाग गई हूँ, उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। तब तक मैं और हैदर निकाह कर चुके थे। अपने बाप की मौत की खबर सुनते ही मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। हैदर के पास मेरे बिनोई ने ही कॉल की थी और उन्होंने बताया था कि मेरे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं रोने लगी और कहने लगी, हैदर मुझे प्लीज़ मेरे घर ले चलो। मेरे अब्बू मेरी वजह से मरे हैं। मेरी अम्मा, उन्हें कुछ ना हो जाए। तभी हैदर बोले, नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम वापसी के सारे दरवाजे बंद करके आई हो। अब किसी तरह भी वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं हैदर का मुंह तके जा रही थी और कह रही थी कि नहीं हैदर, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। हैदर भी मेरी इतनी ज़िद के आगे कुछ न बोल सका और मुझे लेकर बगैर किसी डर और खौफ के मेरे घर पहुंच गया। लेकिन मेरी अम्मी मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई। तब तक सारे रिश्तेदारों में भी ये बात फैल चुकी थी कि मैं घर से भाग गई हूँ। इसी वजह से मेरे बाप की मौत हुई है। अम्मी ने मुझे वहीं कोसना शुरू कर दिया और बोली, निकल जाओ मेरे घर से, अब तुम्हारा हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। तभी मेरे दोनों भाई मेरे करीब आए, मुझे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए बाहर दरवाजे तक लाए और बोले, आज के बाद कभी हमें अपनी शक्ल ना दिखाना। तुम्हारी वजह से हमारा बाप इस दुनिया से चला गया है। तुम हमारी कुछ नहीं लगती। तुम्हारे साथ आज से हमारा हर ताल्लुक़ ख़त्म है। हमारी कोई तीसरी बहन थी ही नहीं, सिर्फ 2 बहनें हैं जो हमारी इज्जत और हमारा मान रखती हैं। तुम पता नहीं कौन हो, हम नहीं जानते। आज के बाद हमारे घर तो क्या, हमारे मोहल्ले में भी आने की कोशिश ना करना। मेरे बड़े भाई ने हैदर को बहुत ज़्यादा पीटा था। बाप की मौत का दुख अलग था, अपनी इज्जत बर्बाद होने का दुख अलग। बाप तो एक दफ़ा मर गया, लेकिन उसके बाद मैं हर रोज़ ये अजियत बर्दाश्त करने लगी। मेरे अब्बू की मौत ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैं सारा दिन रोती, मुझे 1 मिनट भी सुकून नहीं मिलता था। हैदर मुझे अपने घर में ले आया था। मैं हैदर के साथ उसके घर में ही रह रही थी। हैदर के घर वालों का सलूक भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन हैदर मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे दिल में इतनी बेसुकूनी थी कि हैदर की मोहब्बत भी मुझे सुकून नहीं दे सकती थी। इस बात को तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर गया। मेरे और हैदर के यहाँ कोई औलाद तो नहीं हुई। वैसे भी हैदर कहते थे कि अभी 1 साल ही तो हुआ है, जब अल्लाह औलाद देगा तो हम ले लेंगे। हैदर एक अच्छा शरीक हयात साबित हुआ था, लेकिन उसकी माँ मुझसे बेहद नफरत करती थी। बार बार मुझे घर से भागने के ताने देती। नौकरों की तरह मैं सारा दिन उनके घर के काम करती। अपने घर में कभी बर्तन भी उठाकर इधर से उधर नहीं किया था, लेकिन ससुराल में आकर इतना काम करने के बाद भी कोई इज्जत नहीं थी। सारा दिन काम करने के बाद थक जाती, आराम करने लगती तो सास मुझे लाख बातें सुनाती। हैदर तो बहुत मोहब्बत प्यार के दावे करता, लेकिन अपने घर वालों के सामने कभी इज्जत ना दिलवा सका था। मैं सुबह से उठती, हैदर की 4 बहनें थीं और 3 भाई थे। ना उनकी बहनें कोई काम करती और ना ही माँ। मैं सुबह उठते ही सबके लिए नाश्ता बनाती और 1000 बातें सुनती, क्योंकि घर में तो कभी काम किया नहीं था, इसीलिए कोई भी काम मुझे ढंग से नहीं करना आता था। एक दो दफ़ा हैदर ने अपने घर वालों से चोरी मुझे हेल्प करने की कोशिश की। तभी उसकी कोई ना कोई बहन देख लेती तो घर में वावेला मचा देती और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। उन्हीं दिनों की बात है, हैदर काम के सिलसिले में दूसरे शहर चले गए। मैं उनके घर में ही रहती। सारा दिन काम करने के बाद भी जब खाना खाने की बारी आती तो मेरी सास मेरे आगे से खाना उठा लेती और रात का बचा हुआ खाना मैं सुबह नाश्ते में खाती और नाश्ते का बचा खुचा दोपहर में अगर कुछ मिल जाता तो खा लेती, नहीं तो भूखी प्यासी रहती। इतनी परेशानी के बाद अब तो कुछ भी खाने को दिल नहीं करता था, लेकिन पेट का क्या करती, पेट तो भरना ही था। जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो खाना पड़ता था। कभी कभी सोचती कि ऐसे जिंदगी का क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा तो मर ही जाती, या फिर मेरा बाप खुद ना मरता, मुझे अपने हाथों से मार देता। मुझे नहीं पता था कि मोहब्बत की शादी तो कर लूँगी, लेकिन ज़िंदगी में सुकून नहीं ले पाऊँगी। सच्ची तो कहते हैं माँ बाप को सताने वाले कब खुश रहते हैं। मेरे साथ तो इसीलिए ऐसा हो रहा था। मैंने अपने माँ बाप को नाखुश किया था। उनकी बात ना मानकर मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। अब मैं उस वक्त को याद करती कि काश मैं उनकी बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ते। उस दिन हैदर ने घर आना था। आज मैं थोड़ी पुरसुकून थी कि हैदर घर आएंगे।
आज का दिन तो अच्छा गुजरेगा। वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही घर आते, हफ्ते को आते और सोमवार की सुबह होते ही वो घर से चले जाते थे। लेकिन 1-2 रात जो वो मेरे साथ गुजारते, वो रातें मुझे ऐसे लगती जैसे जहन्नम से मैं 2 दिन के लिए जन्नत में आ गई हूँ। घर में वही होता था, लेकिन मैं अपने शौहर की मोहब्बत पाकर सुकून महसूस करती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में असल क़यामत तो आज आने वाली है। उसी दिन हैदर का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। उनके दिमाग में चोट लगने से वो मौके पर ही जान बहक हो गए। उनकी हालत देखने के काबिल नहीं थे। उनके बहुत सारे अज़ा कट गए थे, सर कुचला गया था। उनकी लाश घर पर आई तो घर में एक वाहवेला मच गया। हर कोई बहुत ज़्यादा रो रहा था। मोहल्ले की बहुत सारी औरतें वहाँ इकट्ठी हुईं जो मुझे मनहूस कह रही थी। उस वक्त तो मेरी सास गम में निढाल थी, लेकिन अभी मेरे शौहर की मौत को 2 दिन भी नहीं हुए थे कि हर बंदा ही मुझ पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने लगा। मेरी नंदे, वो मुझ पर बार बार मनहूस कहकर मुझे बुलाते। अब तो वो मुझ पर मार पीट भी करने लगी। मैं उनके आगे हाथ बांधती और फरियाद करती कि मुझे अपनी ज़िंदगी के दिन जीने दें। दिल चाहता था कि खुदकुशी कर लूं, लेकिन पहले कौन सा मैंने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया था जो अब खुदकुशी करके अपने अमाल को और भी ज़्यादा गंदा कर लेती। बस यही सोचकर अपने आप को ज़िंदा रखे हुए थे। सारा दिन उन्हीं लोगों के काम करने के बाद भी 1 मिनट के लिए भी कोई इत्मीनान से बात नहीं करता था, बल्कि सब खाने को दौड़ते। एक दिन अभी मेरी इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी, मेरे छोटे देवर ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैंने जैसे ही घर में शोर मचाया तो मेरी सास बोली, तुम झूठ बोलती हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। पहले तुमने मेरे बड़े बेटे को अपने जाल में फंसाकर उसकी जान ले ली। तुम तो पहले ही मनहूस हो। पहले अपने बाप को खा गई, फिर मेरा बेटा खा गई, तब क्या मेरे दूसरे बेटे को भी खाना चाहती हो? मैं तुम्हें 1 मिनट भी घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं फरियाद कर रही थी और रो रही थी कि प्लीज़ आंटी, मुझे घर से ना निकालें। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, मैं आपके घर का सारा काम करूँगी, एक कोने में पड़ी रहूँगी। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो कोई सहारा भी नहीं। तभी वो बोली, हमारी बला से भाड़ में जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो तुम मनहूस को घर में रखने का क्या फ़ायदा है? मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाला और घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बार बार कह रही थी, अल्लाह का वास्ता है, मुझे अंदर आने दे, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई सहारा नहीं है। लेकिन उन्होंने दरवाज़ा न खोला। तकरीबन 1 घंटा में इतनी सर्दी में दरवाजे के आगे खड़ी दरवाज़ा खटखटाती रही। रात के तकरीबन 12 बज गए थे। सर्दी की ये ठठरती रात और हर तरफ मुकम्मल अंधेरा मेरे अंदर अजीब सा खौफ पैदा कर रहा था। ऐसे में कोई भी बंदा बशर मुझे उस अनजान रोड पर नजर नहीं आ रहा था। धुंध की वजह से हर तरफ खामोशी और सुकूत छाया था। ऐसे मौसम में इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी घोंसलों और बिलों में दुबके बैठे थे। ऐसे में कभी कभी कुत्ते के भौंकने से फिजा का सुकूत टूटता था। उस वीरान सड़क पर लगे दरख्त अजीब सा वहशतनुमा माहौल पैदा कर रहे थे और मैं सर्दी से कपकपाती हुई आंखों में आंसू लिए चलती जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी मंजिल कहाँ है। आंसुओं से तर चेहरा लिए ना जाने कौन से रास्ते पर चलती थी। मेरे करीब से कभी कोई इक्का दुक्का गाड़ी ही गुजरती, लेकिन कोई भी रुककर मुझे ये नहीं पूछता था कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है। मैं आंसुओं से तर चेहरा लिए मरे मरे कदमों से चलती जा रही। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी शां की आवाज़ से मेरे करीब आकर रुकी। काले रंग की ये गाड़ी देखकर लगता था कि किसी बहुत अमीर कबीर आदमी की गाड़ी है, लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो उस गाड़ी में एक बूढ़ी औरत निकली। लेकिन उसे देखकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसके साथ तो इंतहाई खूबसूरत नौजवान भी था। मैं डरती हुई पीछे की तरफ जा रही थी। मुझे देखते ही वो औरत बोली, बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम रात के अंधेरे में यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने जवाब दिया कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। सर्दी से कपकपा रही थी। मेरा पूरा जिस्म सर्दी की वजह से ठंडा हो रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से जान निकल रही हो। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस वक्त बेहोश हुई और गिर गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक कमरे में लेटी हुई थी। उस कमरे में चारों तरफ अजीब व गरीब किस्म की तस्वीरें लगी हुई थी। उन तस्वीरों को देखकर मुझे अजीब सी वहशत महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि उन तस्वीरों में बुत बने मुझे देखकर हंस रहे हों। उनके चेहरे बहुत भयानक लग रहे थे। तभी मैंने अपने पहलू में देखा तो वही खूबसूरत नौजवान कुर्सी पर विराजमान था। मुझे होश में आते ही देखकर बोला, आप अब कैसा महसूस कर रही हैं? मैंने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कहाँ हूँ? वो बोला, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल महफूज हैं और महफूज जगह पर हैं। वो मेरी बहुत ज़्यादा खातिर मदारत करता रहा। 1-2 दिन में जैसे ही मेरी तबीयत संभली, मैं उस कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। मैंने एक दफ़ा भी उस नौजवान से नहीं कहा कि मुझे मेरे घर छोड़ आए।
क्योंकि मैं जानती थी कि मैं कहाँ जाऊंगी। मेरा तो कोई घर ही नहीं था। उस कमरे से बाहर निकलते ही मैंने देखा वो बूढ़ी औरत एक चारपाई पर लेटी कर आ रही थी। उसे देखते ही मैं बहुत हैरान हुई। उसके पाँव उल्टे थे और इंतहाई लंबे लंबे नाखून। अभी मैंने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो ये तो वही औरत थी जो गाड़ी से नीचे उतरी थी, लेकिन उसके पाँव इतने भयानक थे, वो देखते ही मैं चीख उठी। तभी वो नौजवान मेरे पीछे खड़ा था। वो बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, ये सब क्या है? उसने जवाब दिया, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, आओ मेरे साथ। वो मुझे लेकर एक गली नुमा रास्ते की तरफ चल दिया जो उसके घर से ही शुरू होता था और उसके घर के अंदर ही था। लेकिन ये काफ़ी लंबा रास्ता था। ये काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद वो नीचे तय खाने की तरफ जाने लगा। वहाँ गोल गोल सीढ़ियाँ उतरती मैं नीचे की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं नीचे पहुँची तो तय खाने में एक कमरा था। जैसे ही मैंने उसका दरवाज़ा खोला तो बहुत सारी लड़कियां दरवाजे की तरफ लपकी थीं, जो बार बार कह रही थीं कि हमें बाहर निकालो, हम बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन उस नौजवान ने खिलखिलाकर हंसते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं पूछने लगी कि ये सब क्या है? क्या तुम अब मुझे भी यहाँ पर बंद कर दोगे? क्या तुम कोई धंधा करते हो? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तो उसने जवाब दिया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। अभी तक तुम बिल्कुल महारानियों की तरह ज़िंदगी गुजारोगी, लेकिन अगर तुमने वो काम ना किया तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो इन लड़कियों का हो रहा है। मैंने पूछा, कैसा काम? उसने जवाब दिया कि वो एक जिनज़ादा है और उसकी माँ एक जिनज़ादी है। उसने इतना बताया कि मेरी माँ मलिका जिन्नात थी और एक वक्त था जब वो पूरी सुल्तानत की मालिक अकेली थी। उसकी माँ इंतहाई अच्छी नेक जिनज़ादी थी। उसने बताया कि उसकी माँ और बाप दोनों की पसंद की शादी थी, लेकिन मेरी माँ का एक कज़न जो कि मेरी माँ से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ उसे ज़रा बराबर पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक अच्छा जिनज़ादा नहीं था। उसने एक दिन मौका पाते ही मेरे बाप शहनशाह जिन्नात को कत्ल कर दिया। उस वक्त मैं सिर्फ 2 महीने का था और मेरी ये माँ से भी बदला लेना चाहता था और मुझे भी कत्ल करना चाहता था। लेकिन मेरी माँ ने मेरी हिफाजत की और अपनी पूरी सुल्तनत छोड़कर इस इंसानी दुनिया में आकर आबाद हो गई और मेरी हिफाजत करने लगी। लेकिन वो जिनज़ादा पीछा करता हुआ यहाँ तक भी आया और मेरी माँ पर ऐसा जादू कर दिया कि उनसे वो सारी जिन्नाती ताकतें छिन गई हैं और ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई हैं। अब इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इस जादू का तोड़ यही है कि अगर कोई नेक लड़की उसकी खिदमत मुदारत करेगी और 5 साल तक इसके गुस्से को बर्दाश्त करे और उससे डरे बगैर उसके साथ रहेगी तो ये ठीक हो जाएंगी। पहले तो मैं उसकी बात सुनकर डर गई। ये जिनज़ादे हैं तो मुझे तो जिन्नात से बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन उसने कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर तुम अपना काम जिम्मेदारी से करोगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नवाजा जाएगा और तुम्हें पता है तुम्हें क्या कुछ मिल जाएगा। मैं वहाँ रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मैंने इरादा कर दिया कि अब मैं डरूंगी नहीं। अगर मेरी वजह से किसी का भला होता है तो करके ही रहूंगी। मैं उस बूढ़ी औरत से बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि जब ये बोलती तो मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे मेरे कान फट जाएंगे। इतनी भयानक आवाज़ थी और उसकी काली रंगत, जिस्म से लटकती जिल्द पर बड़े बड़े जख्म थे। उन जख्मों से अजीब व गरीब किस्म का खून बह रहा था। उनको मैं हर रोज़ साफ़ करते, नई मरहम पट्टी लगाती और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते। देखते ही देखते मुझे आदत हो गई। अब मुझे उससे ज़रा बराबर डर महसूस नहीं होता था, बल्कि मैं सारा दिन उसकी खिदमत मदारत में लगी रहती। वो जिनज़ादा आता लेकिन मुझसे कोई बात ना करता। सारा दिन वो मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन जब कभी वो आता तो आते ही अपने कमरे में चला जाता। मैं जानती थी कि ये घर इंसानी दुनिया में है, लेकिन ये अजीब व गरीब सी जगह पर बना हुआ घर था। उस दिन मैंने उस जिनज़ादे की माँ से पूछा कि ये हम कहाँ पर हैं, ये कौन सी जगह है? तो उसने बताया कि ये इंसानी दुनिया ही है। ये घर बड़ी देर से वीरान पड़ा था, यहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। पहले भी सुना था यहाँ पर जिन्नात का साया था, बहुत से जिन्नात यहाँ पर रहते थे, लेकिन जब से हम यहाँ आबाद हुए हैं हमने कभी किसी जिन्नात को यहाँ पर नहीं देखा। लेकिन अब यही हमारा घर है, हम यहीं पर रह रहे हैं। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं पर रहूँगी, उसके बाद हम अपने कोकाफ में वापस चले जाएंगे। मैं 5 साल तक उस जिनज़ादी की खिदमत मदारत करती रही और मैं बहुत खुश थी और मुझे दिली सुकून महसूस होता था। ये जिनज़ादा मुझे हर रोज़ नज़र तो आता लेकिन मुझसे कोई बात ना करता। फिर जिस दिन 5 साल पूरे हुए तो वो जिनज़ादी मलिका जिन्नात अपनी ताकतें लेकर बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। उस दिन ये जिनज़ादा बहुत ज़्यादा खुश था। तभी वो मेरे कमरे में आया और बोला कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है 5 साल तक मैंने तुमसे कोई बात नहीं की क्योंकि मेरी माँ के ठीक होने की एक ये भी शर्त थी कि मैं 5 साल तक तुमसे कोई बात नहीं करूँगा।
لیکن تم نے اپنا کام ذمہ داری سے کیا، یہ جان کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ اب مانگو تم کیا مانگتی ہو۔ تبھی میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں پہلے ہی بہت گنہگار ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کیونکہ نہ جانے کیوں مجھے سمجھ نہیں لگی کہ کس ٹائم مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ تبھی میں بولی لیکن تم جن زادے ہو اور میں انسان ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اتنی بات جان گیا ہوں کہ تم دنیا کے ظلم و ستم سے ستائی ہوئی ہو۔ تم دیکھنا، جو حقوق تمہیں تمہاری وہ محبت نہیں دلوا سکی، میں تمہیں وہ سارے حقوق دلواؤں گا۔ تبھی میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتی، بس میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ میرا باپ تو اس دنیا میں نہیں رہا، میری ماں اور بہن بھائی ہے، اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو وہ مجھ سے ناراضگی ختم کر دیں، تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تم سے شادی کر لوں گی، لیکن ان کی رضامندی بھی اس میں شامل ہو۔ تم تو جن زادے ہو نا، سب کچھ کر سکتے ہو۔ تبھی اس نے جواب دیا کہ صرف اتنا چھوٹا سا کام تم نے بولا ہے، تم کہو تو میں پورے کوکاف کی سلطنت تمہارے قدموں میں رکھ دوں۔ تم نے اتنا بڑا کام میرے لیے کیا ہے۔ تبھی ایک دن مجھے یہ لے کر میرے ماں باپ کے گھر گیا۔ میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی اور میں ڈر رہی تھی اور بولی کہ میری ماں دیکھ کر مجھے نہ جانے کیا ریئیکٹ کریں گی، میرے بھائی مجھے مار ڈالیں گے۔ تبھی اس نے جواب دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی میں دروازے کے اندر انٹر ہوئی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سب لوگ مجھ سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے تم کہاں چلی گئی تھی، ہم لوگوں نے تمہیں بہت ڈھونڈا۔ میرے چہرے کی خوبصورتی مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ جنزاد انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کئی دن تک میں اپنے ماں باپ کے گھر پر رہی، پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میری بڑی بہن اور بھائی کی بھی شادی ہو چکی تھی، وہ سب اپنے گھر میں خوش تھے۔ پھر ایک دن وہ جنزادہ جس کا نام سعد تھا اپنی ماں کو لے کر ہمارے گھر رشتہ لے کر آیا۔ میری ماں کو یہ رشتہ پسند آیا اور میری سعد سے شادی کر دی۔ اب گھر والوں کو لگتا ہے کہ میں انسانی دنیا میں رہ رہی ہوں، لیکن میں اپنے سسرال کو کاف میں رہتی ہوں۔ لیکن جب میرے گھر والے مجھ سے ملنے آتے ہیں تو وہ کاف اسی جگہ پر منتقل ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ انسانی دنیا ہی ہے۔ اس طرح مجھے سب گھر والے بھی مل جاتے ہیں، لیکن آج تک کوئی یہ بات نہیں جان سکا کہ سعد ایک جن زادہ ہے اور اس کی ماں بھی ملکہ جنات ہے، بلکہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ انسان ہے اور بہت اچھے انسان ہے۔ سعد میری کوئی بات بھی نہیں ٹالتا، اور میری ساس جو ہے وہ ہے تو ایک جن زادی، لیکن مجھے اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ اب میں آپ سب لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں، جو بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی بھی غلط قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ غلط قدم اٹھانے سے بہت سے نقصانات